हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGSU SP क्लासेज बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। तो आपके लिए लेकर आया हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि आपका फर्स्ट पेपर रहने वाला है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखना ये सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें वो सारे प्रश्न होंगे जो आपकी पेपर में आने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने सबसे पहले लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे, साथ में छोटे वाले, बड़े वाले, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, क्योंकि ये आपके लिए क्लास लास्ट में पूरी की पूरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य एवं शिक्षण में इसके महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो ध्यान रखना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करती है, और ये बालक के व्यवहार, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं, बौद्धिक क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों, व्यक्तित्व, प्रेरणा और विकासात्मक अवस्थाओं को समझकर शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करती है। फिर अगर बात करें कुछ मनोवैज्ञानिकों की, तो जिसके अंदर आते हैं ईएल थॉर्नडाइक, ठीक है, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है ईएल थॉर्नडाइक। वो कहते हैं कि शिक्षा का मनोविज्ञान शिक्षण के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन होता है। इस प्रकार बीएफ स्किनर भी कहते हैं कि व्यवहारवाद के आधार पर अधिगम को उद्दीपन प्रतिक्रिया के आधार पर हम बताया जा सकता है। शिक्षण में पुनर्बलन के महत्व को स्पष्ट किया है। अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की वह शाखा या विज्ञान है जो कि शिक्षा की समस्याओं का समाधान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत करता है। बात करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत निम्न प्रमुख विषय आते हैं, जबकि पहला आता है इसके अंदर बालक का विकास कैसे होता है। तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की अवस्थाओं की बात करें तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था होते हैं, जबकि विकास के सिद्धांत भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर आता है इसका अधिगम, लर्निंग क्या होता है। तो अधिगम के सिद्धांत, चाहे प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत हो, अंतर्दृष्टि सिद्धांत हो, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत है, स्मृति, विस्मृति, अभ्यास, स्थानांतरण, ये सब हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं बुद्धि एवं व्यक्तित्व, तीसरा पॉइंट इसके अंदर बुद्धि एवं व्यक्तित्व है। तो बुद्धि की प्रकृति एवं मापन या बुद्धि के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तिगत की विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस कौन कौन से, जैसे कि बालक का क्या विकास कब होता है, बुद्धि कितनी है, उसका तेज कितना विकास होता है, ये सब इसके अंदर आते देखने को मिलते हैं। मंद बुद्धि बालक है या मान लो कि ज्यादा विकासशील बालक है। चौथा पॉइंट आता है प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा। तो आंतरिक एवं बाह्य प्रेरणा, उपलब्धि प्रेरणा, पुरस्कार एवं दंड का प्रभाव, ये सब देखने को मिलता है। फिर 5 नंबर पॉइंट आता है मार्गदर्शन एवं परामर्श यानी शैक्षिक मार्गदर्शन। तो व्यवसायिक मार्गदर्शन, समस्या समाधान एवं मानसिक स्वास्थ्य। छठा पॉइंट आता है मूल्यांकन एवं मापन। तो इसके अंदर उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिपरक परीक्षण। इस प्रकार शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम से संबंधित सभी मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करता है। तीसरा पॉइंट आता है शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य। तो उद्देश्यों के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि बालक के व्यवहार को समझना, जिसके अंदर प्रत्येक छवि की छात्र की रुचि, क्षमता, आवश्यकताओं को पहचाना जाता है। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, तो उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है इसके अंदर। और तीसरा पॉइंट होता है इसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान करना, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग गति और स्तर के अनुसार शिक्षा देना। 5 नंबर है प्रेरणा, चौथा नंबर पॉइंट है प्रेरणा का विकास करना, अनुशासन की स्थापना करना, मार्गदर्शन प्रदान करना। सातवां आता है मूल्यांकन को वैज्ञानिक बनाना, यानी अगर बात करें इन उद्देश्यों के माध्यम से शिक्षा को अधिक व्यापारिक, उपयोगी और छात्र केंद्रित बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए शिक्षण में शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व है। तो शिक्षण विज्ञान में शैक्षिक मनोविज्ञान का अत्यधिक महत्व है। इसके बिना बिना प्रभावी शिक्षा की कल्पना अधूरी है। छात्र केंद्रित शिक्षा, तो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा को यह समझने में सहायता करता है कि प्रत्येक छात्र अलग है, इससे शिक्षक छात्र केंद्रित पद्धति अपनाता है। दूसरा पॉइंट है उचित शिक्षण विधियों का चयन करना, यानी अधिगम सिद्धांतों के आधार पर शिक्षक वह निर्णय ले सकता है कि किस किस विषय को किस विधि से पढ़ाया जाए, चाहे व्याख्यान विधि है, चाहे प्रोजेक्ट विधि है, या चर्चा या गतिविधि विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। अगला आता है पॉइंट प्रेरणा का विकास। तो प्रेरणा का विकास क्या होता है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो प्रेरणा के सिद्धांत शिक्षक को ये सिखाते हैं कि पुरस्कार, प्रशंसा, सकारात्मक प्रतिक्रिया से विद्यार्थियों की रुचि कैसे बढ़ाई जाए। चौथा पॉइंट है अनुशासन एवं कक्षा प्रबंधन। तो इसके अंदर हम शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को बालक की भावनाओं और समस्याओं को समझने में मदद करता है, जिससे कक्षा में स्वस्थ वातावरण बना रहता है। 5वां पॉइंट है मूल्यांकन एवं प्रभावशीलता। तो मापन,
परीक्षण के सिद्धांतों के आधार पर शिक्षक निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन कर सकता है। छठा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, यानी शिक्षक यदि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझता है तो वह विद्यार्थियों में तनाव, भय या हीनता भाव जैसी समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान कर सकता है। 7 नंबर पॉइंट आपके लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करना, यानी जैसे मंदबुद्धि बालक है या प्रतिभाशाली है, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीति अपनाने में भी शैक्षिक मनोविज्ञान सहायक होता है। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का आधार स्तंभ है और ये शिक्षक को बालक की प्रकृति, उसकी क्षमताओं और उसकी आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है और इसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण बनती है। प्रश्न संख्या 2 आपके लिए कि वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं स्वयंगात्मक विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए तथा शिक्षण में उसके निहितार्थ बताइए। तो बालक का व्यक्तित्व अनेक आयामों से शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक एवं स्वयंगात्मक में क्रमिक रूप से विकसित होता है। शिक्षा शास्त्र में वृद्धि और विकास दोनों शब्द पर्याय साथ साथ में प्रयुक्त होते हैं, किंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न माने जाते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए इन दोनों की स्पष्ट समझ और विकास के विभिन्न आयामों के सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक होता है विद्यार्थियों। पहला पॉइंट इसके अंदर वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि ग्रोथ से आशय शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन आदि में मात्रात्मक परिवर्तन से प्रश्न आ सकता है। ये छोटा वाला 1 नंबर वाला भी आ सकता है। विकास की अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो इससे आशय ये होता है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों में गुणात्मक एवं समग्र परिवर्तन करना विकास कहलाता है। अब बात करते हैं सारणी के आधार पर वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो आधार की बात करें, एक तरफ अर्थ है, एक तरफ वृद्धि है और एक तरफ विकास है। अर्थ की बात करें तो आकार, लंबाई, वजन होता है तो वो होती है वृद्धि, जबकि व्यवहार, क्षमता, कौशल में परिवर्तन होता है वो होता है विकास। ध्यान रख लेना ये। फिर प्रकृति की बात करें तो इसकी मात्रात्मक होती है जबकि उसकी गुणात्मक होती है। फिर क्षेत्र मुख्यतः शारीरिक होता है, उसका सामाजिक, संवेगात्मक ये सब देखने को मिलता है। ऊंचाई उदाहरण आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं विकास के विभिन्न आयाम है उसके सिद्धांत। तो पहला आता है शारीरिक विकास, यानी विद्यार्थियों शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर की संरचना, अंगों की कार्यक्षमता, स्नायु एवं मांसपेशियों के विकास से मानी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए प्रमुख सिद्धांत, तो इसके अंदर आता है पहला आता है निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वह अचानक नहीं होता। क्रमबद्धता का सिद्धांत, विकास अनिश्चित क्रम में होता है, जैसे बच्चा पहले बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना, ये सब चीजें सीखता है। फिर आता है मस्तिष्क के पैर की ओर, तो विकास सिर से पैर की ओर दिशा में होता है, याद रखने लाइए। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। चौथा पॉइंट है निकट से दूर की ओर, यानी विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक बालक की विकास गति भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी अलग अलग होती है। अगर शिक्षण में निहितार्थ की बात करें तो आयु एवं शारीरिक क्षमता के आधार अनुसार गतिविधियां दी जाए, कक्षा में पर्याप्त प्रकाश, वायु एवं बैठने की उचित व्यवस्था हो, खेल कूद एवं व्यायाम को पाठ्यक्रम में स्थान मिले, शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों पर अनावश्यक दबाव ने डाला जाए। तो जिस भी विद्यार्थियों को इसकी पीडीएफ चाहिए, मात्र नाम मात्र शुल्क में आप इसको पीडीएफ को ले सकते हैं। ओनली फॉर आपके लिए 40 रुपीज इस पीडीएफ का चार्ज है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस क्लास को और इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ देते तो आपका पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाता है और इस पेपर से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहती। अगर बात करें मानसिक या संज्ञानात्मक विकास की, तो मानसिक विकास में बुद्धि, स्मृति, कल्पना, चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास सम्मिलित माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रमुख सिद्धांत की। तो पहला आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने दिया था। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास 4 अवस्था में होता है। पहला होता है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। दूसरा था आपके लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो लेवाइगोत्स्की का है। किसका है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, याद करके जाना, छोटा वाला क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है कि किसका है? लेवाइगोत्स्की। तो विकास सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से होता है। निकट विकास क्षेत्र जेपीडी की अवधारणा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है अपरिपक्वता का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? गैसेल ने दिया था। मानसिक विकास जैविक परिवर्तन पर आधारित माना जाता है। फिर बात करते हैं शिक्षण में निहितार्थ क्या है, तो आयु के अनुसार शिक्षण सामग्री दी जाए, गतिविधि आधारित अनुभवात्मक शिक्षण पर अपनाया जाए, समूह कार्य एवं सहपाठी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, जटिल विषयों को सरल से कठिन क्रम में प्रस्तुत किया जाए। बात करते हैं सामाजिक विकास की, तो सामाजिक विकास में आशय समाज में समायोजन, सहयोग, नेतृत्व एवं सामाजिक मूल्यों के विकास से माना जाता है। तो जिस विद्यार्थियों ने अभी तक एमजीएसयू एसपी क्लासेस बीकानेर को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को साझा जरूर करें, ताकि हर विद्यार्थी तक आपकी ये क्लास पहुंच सके और उनको मदद मिल सके। आपके लिए महामैराथन क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर कुछ प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो पहला आता है मनोसामाजिक सिद्धांत, जो कि दिया था इरिक एरिक्सन ने। किसने दिया था? इरिक एरिक्सन। नाम याद करना कि एरिक्सन के अनुसार जीवन 8 अवस्थाओं में विभाजित है। कितनी अवस्थाओं में विभाजित है?
8 अवस्थाओं में विभाजित है, जिनमें प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक संघर्ष माना जाता है। ये आपको आगे देखने को मिलेगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। किसने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो विद्यार्थियों अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। बालक अनुकरण द्वारा यानी कुछ लिमिटेशन उसके आधार पर करके देखने पर बल देता है। सामाजिक व्यवहार सीखता है, यानी जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे वैसे छोटा बच्चा करके उसको देखकर सीख जाता है। तीसरा रहता है पर्यावरण का प्रभाव। परिवार विद्यालय समाज सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आता है शिक्षण में निहितार्थ क्या है किसका? तो समूह चर्चा, नाटक एवं परियोजना कार्य को बढ़ावा दिया जाता है। शिक्षक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करें, विद्यालय में अनुशासन एवं सहयोग की भावना विकसित की जाए, लोकतांत्रिक वातावरण प्रदान किया जाए, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आता है आपके लिए संवेगात्मक भावनात्मक विकास। तो विद्यार्थियों संवेगात्मक विकास में प्रेम, क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि भावनाओं का नियंत्रण एवं संतुलन सम्मिलित होता है। प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो पहला आता है मनोविश्लेषण सिद्धांत, जो कि दिया था सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया। फ्राइड के अनुसार व्यक्तिगत का विकास मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता विचार, जो कि डैनियल गोलमेल ने दिया था। किसने दिया था? भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिद्धांत डैनियल गोलमेल ने दिया था। इसके अंदर भावनाओं को समझना एवं नियंत्रित करना सफलता का आधार माना जाता है। अगला आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जो कि प्रत्येक बालक की भावना प्रतिक्रिया अलग अलग मानी जाती है। शिक्षण में निहितार्थ की बात करें तो शिक्षक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, दंड के स्थान पर प्रोत्साहन करें, परामर्श की व्यवस्था हो, कला संगीत खेल के माध्यम से भावनाओं की अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हो। फिर समग्र सिद्धांतों के आधार पर आप इसको पढ़ लेना। जिस विद्यार्थियों ने भी पीडीएफ ले रखी है या आप पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है आप सभी के लिए। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें या उपसार की बात करें तो वर्दी एवं विकास दोनों इस बालक के व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है। बुद्धि जहां यानी वर्दी जहां शारीरिक परिवर्तन एक सीमित है, वहीं विकास समग्र एवं बहुआयामी प्रक्रिया मानी जाती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं स्वयंगात्मक विकास के सिद्धांतों की जानकारी शिक्षक को बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण योजना बनाने में सहायक बनाती है। अतः प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक विकास के सिद्धांतों को समझे, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करे तथा बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करे। यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। बालक का समग्र व्यक्तित्व विकास किया जाता है और यही वर्दी और विकास में अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वंशानुक्रम और पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करो। अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आए ना तो आप बता देना, कमेंट करके बता देना। आपके लिए 100 में से 100% यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जो कि आपको मैं पूरा का पूरा एक क्लास के अंदर पूरा याद करवाने वाला हूं। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण की अवधारणा अपने को देखनी है और बाल विकास में दोनों की भूमिका किस प्रकार होती है आपको याद करके जाना है। बाल विकास एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, स्वयंगात्मक तथा नैतिक पक्षों का क्रमिक विकास होता है। ये विकास किसी एक कारक का परिणाम नहीं है, बल्कि अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव से होता है, जिसमें वंशानुक्रम और पर्यावरण दो प्रमुख एवं आधारभूत कारक है। विद्यार्थियों शिक्षा शास्त्र तथा मनोविज्ञान में लंबे समय से ये बहस चलती रही कि बालक के विकास में किसका प्रभाव अधिक है, वंशानुक्रम का या पर्यावरण का। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार दोनों परस्पर एक पूरक है और एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। फिर बात करते हैं सबसे पहले वंशानुक्रम हेरिडिटी की अवधारणा क्या होती है। तो वंशानुक्रम से आशय उन जैविक गुणों से होता है जो बालक को अपने माता पिता एवं पूर्वजों से जन्म के समय प्राप्त होते हैं। आपको पता होगा जीन क्या होते हैं, यानी जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर कुछ गुण है वो माता के आते हैं, कुछ पिता के आते हैं, कुछ दादा दादी के आते हैं, कुछ नाना नानी से प्राप्त किए जाते हैं, वो होते हैं जीन सिस्टम। क्या होता है? जीन सिस्टम। आपको पता होगा या आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो गुण या जीन सिस्टम के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संतरित होते हैं। बालक का रंग रूप कैसा है, जैसे पिता का रूप हो सकता है या माता का रूप हो सकता है। किसी के बाल घुंघराल है या किसी के और कुछ त्वचा का रंग वो अलग टाइप का होता है। तो इस टाइप से शारीरिक संरचना, बुद्धि की संभावनाएं, स्वभाव, कुछ रोगों की प्रवृत्ति आदि वंशानुक्रम से प्रभावित मानी जाती है। फिर बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम को बालक की जन्मजात संभावना का आधार माना है, यानी गाल्टन ने प्रतिभा और बुद्धि को मुख्यतः वंशानुगत माना था। फिर अगर बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिक के नियम प्रतिपादित कर सिद्ध किया कि गुण निश्चित नियमों के अनुसार संचरित होते हैं। और फिर बात करते हैं गैसेल की। तो गैसेल ने बाल विकास को मुख्यतः जैविक परिपक्वता का परिणाम माना था। ये आपको याद करके जाना। तीनों पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गाल्टन ने तो क्या किया था, प्रतिभा और बुद्धि को वंशानुगत माना, जबकि मेंडल ने क्या किया, आनुवांशिक के नियम प्रतिपादित किए, जबकि गैसेल ने बाल विकास को मुख्यतः जैविक परिपक्वता का परिणाम बताया था। फिर बात करते हैं वंशानुक्रम की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषताएं कि जन्म के समय प्राप्त होता है, दूसरी जैविक एवं शारीरिक संरचना को निर्धारित करता है, तीसरी विकास की संभावनाओं की सीमा तय करता है, चौथा परिवर्तनशील नहीं बल्कि स्थिर आधार प्रदान करता है। इस प्रकार वंशानुक्रम बालक के विकास का आधारभूत ढांचा
तैयार करता है विद्यार्थियों। दूसरा आता है पर्यावरण की अवधारणा। तो पर्यावरण इन्वायरमेंट की अवधारणा आपको याद करके जाना है कि पर्यावरण से आशय उन समस्त बाह्य परिस्थितियों, प्रभावों, अनुभवों से जिनका बालक जन्म से लेकर जीवन भर सामना करता है, जिसमें परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, भाषा, मित्र समूह, मीडिया आदि सब शामिल होते हैं। पर्यावरण बालक की जन्मजात संभावनाओं को विकसित तथा अविकसित कर सकता है। तो इसके अंदर जॉन लॉक ने बालक को कोरी पट्टी माना और कहा कि अनुभवी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यानी किसने क्या कहा था, एक कोरी स्लेट की तरह माना है। प्रश्न आता है कि बालक को कोरी स्लेट किसने माना है, तो आपको याद करके जाना है, लॉक ने कहा था। और जॉन बी वाटसन ने क्या कहा था, तो जॉन बी वाटसन ने व्यवहारवाद के आधार पर कहा कि उचित वातावरण देकर किसी भी बालक को मनचाहा रूप दिया जा सकता है। अगर हम जिस बालक को जैसा वातावरण देंगे वैसा बालक बन जाएगा। अगर कोई बच्चा इंग्लैंड के अंदर जन्म लेता है तो उसका उस प्रकार का जो इन्वायरमेंट है, उस प्रकार का जो बाहरी वातावरण होता है, वो उसी प्रकार वो रहने लगेगा। अगर हमारे राजस्थान के अंदर बाड़मेर में, जैसलमेर में बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसी प्रकार वो ताप को सहन करने लगेगा। अगर हम उसी को अगर बड़े होकर अगर जम्मू कश्मीर में ले जाते तो वहां का तापमान टेम्परेचर अलग होता है, उस प्रकार से वो अपने आप को ढाल नहीं सकता। ये आपको याद करके जाना है। फिर जीन्स किसने कहा था, तो प्राकृतिक परिवेश को विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। बात करते हैं पर्यावरण के प्रकार की, तो सबसे पहला आता है भौतिक पर्यावरण, जिसके अंदर जलवायु, आवास, पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं देखने को मिलती है। जबकि बात करें सामाजिक पर्यावरण की, तो विद्यार्थियों इसके अंदर परिवार, मित्र, समाज, संस्कृति आदि आते हैं। मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, प्रेम, स्नेह, सुरक्षा, प्रोत्साहन आदि शामिल होते हैं। पर्यावरण बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। तीसरा पॉइंट आता है बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका। अगला पॉइंट क्या है, बाल विकास में वंशानुक्रम की भूमिका। तो पहला पॉइंट है शारीरिक विकास, यानी बालक की लंबाई, रंग, शरीर की बनावट, आंखों का रंग आदि वंशानुक्रम से निर्धारित होते हैं। दूसरा पॉइंट था बुद्धि एवं मानसिक क्षमता। बुद्धि एवं मानसिक क्षमता, तो अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि बुद्धि की मूल क्षमता वंशानुगत होती है, परंतु उनका विकास वातावरण पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है स्वभाव एवं व्यक्तित्व, यानी कुछ बच्चे जन्म से शांत होते हैं तो कुछ चंचल होते हैं। ये प्रवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। चौथा पॉइंट है विशेष प्रतिभाएं, जिसके अंदर संगीत, कला, गणित आदि क्षेत्रों में विशेष योग्यता कई बार पारिवारिक परंपरा से दिखाई देती है। फिर आता है समालोचनात्मक दृष्टि से, यदि केवल वंशानुक्रम ही निर्णायक होता तो समान जीवन जीन वाले जुड़वा बच्चों का विकास पूर्णतः समान नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए, परंतु अलग अलग वातावरण में पले जुड़वा बच्चों में भिन्नताएं देखी जाती है और वंशानुक्रम संभावनाएं देता है और उन्हें साकार करने के लिए वातावरण आवश्यक होता है। इन्वायरमेंट आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आती है बाल विकास में पर्यावरण की भूमिका। तो पहला है भाषा विकास, जिसके अंदर बालक जिस भाषा परिवेश में रहता है वह उसी भाषा में रहता है। अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो कैसे सीखेगा, मारवाड़ी सीखेगा, आपको पता है। और सामाजिक एवं नैतिक विकास की बात करें तो बच्चा परिवार में रहता है, समाज में रहता है, उसके मूल्य आचरण देखता है, उसको देवी देवताओं का ज्ञान होता है, उसको पता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। क्योंकि हम जो सीखते हैं ना, इन्वायरमेंट जिस आवरण के अंदर, यानी इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है, चारों ओर का आवरण। अगर हम जिस परिवेश में रहते हैं हमें वही सीखने को मिलता है। अगर हम अलग कल्चर में रहेंगे तो हमें अलग अलग कल्चर सीखना पड़ेगा। यही चीज आपको याद करनी है। नैतिक क्या होता है, उसका दायित्व क्या होता है, ये सब भी जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट है संवेगात्मक विकास। तो प्रेम पूर्वक वातावरण आत्मविश्वास बढ़ाता है, जबकि अपेक्षाहीनता उत्पन्न करती है। बौद्धिक विकास की बात करें तो उत्तम विद्यालय, प्रेरणादायक शिक्षक एवं शिक्षण समाज संसाधन और बालक की बुद्धि को विकसित करते जाते हैं। समालोचना दृष्टि की बात करें तो यदि केवल पर्यावरण निर्णायक होता तो सभी बच्चों का विकास समान परिस्थितियों में नहीं होना चाहिए, परंतु एक ही परिवार में पले बच्चों में भिन्नताएं देखी जाती है। इससे स्पष्ट है कि जन्मजात भिन्नताएं भी प्रभाव डालती है। फिर आता है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का पारस्परिक संबंध क्या होता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान प्रकृति परिणाम पोषण के विवाद को समाप्त करता है और आज ये स्वीकार किया है कि विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम माना जाता है। वंशानुक्रम संभावना देता है, पर्यावरण उन संभावनाओं को विकसित करता है। उदाहरणतः यदि किसी बालक में संगीत की जन्मजात प्रतिभा है पर उसे प्रशिक्षण नहीं मिले तो प्रतिभा विकसित नहीं होगी। इसी प्रकार बिना जन्मजात क्षमता के केवल प्रशिक्षण से असाधारण प्रतिभा संभव नहीं बनाई जा सकती। विद्यार्थियों ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना बीएड के परीक्षा में, यानी शिक्षक को ये समझना चाहिए कि प्रत्येक बालक अद्वितीय होता है। शिक्षा व्यवस्था को उस बालक की जन्मजात क्षमताओं की पहचान करना चाहिए, अनुकूल एवं समृद्ध वातावरण प्रदान करना चाहिए। शिक्षा का कर्तव्य होता है समान अवसर देकर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। फिर आपके लिए नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्यक्तित्व का अर्थ एवं प्रकार स्पष्ट करो। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक कारकों का वर्णन करो तथा व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ एवं प्रक्षेपी विधियों का तुलना करो। अगर ये भी क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर 100 में से 100% देखने को मिलेगा। तो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी शब्द लैटिन के पर्सोना से बना है। पहले तो आपको यही याद करना है, क्योंकि छोटा वाला ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आ गया कि व्यक्तित्व किस भाषा से शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुकुटा। प्रारंभ में ये शब्द बाह्य रंग रूप या सामाजिक व्यवहार के लिए प्रयुक्त होता था,
था, परंतु आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं शारीरिक गुणों के सम्मिलित रूप से होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गॉर्डन अल्बर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ उसके विशिष्ट समायोजन को प्रभावित करता निर्धारित करता है। अर्थात व्यक्तित्व केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि व्यक्ति के विचार, भावनाएं, आदतें, रुचियां, मूल्य, स्वभाव, चरित्र और व्यवहार जैसी शैली का समग्र रूप माना जाता है। नेक्स्ट, अगर सरल शब्दों में बात करें तो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी वे विशेषता है जो किसी व्यक्ति को दूसरे से अलग और विशिष्ट बनाती है। व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया। पहला आता है शारीरिक बनावट के आधार पर। तो ये वर्गीकरण किसने किया था? ये किया था क्रिस्टेक्सन ने। किसने किया था? क्रिस्टेक्सन ने किया था। और इसने क्या बताया था? पहला बताया पिकनिक या स्थूल जो कि हंसमुख और मिलनसार बालक होता है, एथलेटिक मजबूत, साहसी और सक्रिय, और लीन एस्थेनिक दुबला जो कि संकोची और संवेदनशील माना जाता है। अगर बात करें स्वभाव के आधार पर तो किसने बनाया? कार्ल जंग ने बताया था, जो कि मुख्यतः दो प्रकार बताए थे। पहला होता है अंतर्मुखी जो कि शांत अकेले रहना पसंद करता है। दूसरा होता है बहिर्मुखी जो कि मिलनसार और खुला व्यवहार का माना जाता है। बाद में तीसरा प्रकार किसने बनाया? उभयमुखी जो कि दोनों गुणों का मिश्रण होता है। और ये किसने बताया था? स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 6 प्रकारों बांटा: सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सौंदर्यात्मक। टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व के अंदर बात करें तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बांटा। टाइप ए के अंदर आते हैं प्रतियोगी, तनावग्रस्त, महत्वाकांक्षी, और टाइप की बी के अंदर आते हैं शांत, धैर्यवान और संतुलित बालक शामिल होते हैं विद्यार्थियों। फिर आता है व्यक्तित्व निर्माण में साई का कार्य क्या होता है? तो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार को होता है। मुख्यतः कारक होता है वंशानुक्रम। क्या होता है? वंशानुक्रम, जिसके अंदर शारीरिक बनावट आती है, बुद्धि का स्तर आता है, स्वभाव आता है, रंग रूप आता है। ये सभी गुण माता पिता से मिलते हैं। अगर वातावरण की बात करें तो परिवार, विद्यालय, समाज, मित्र मंडली, सांस्कृतिक परिवेश इसके अंदर शामिल होते हैं, जिसके अंदर बच्चे का व्यवहार वातावरण से प्रभावित होता है। तीसरा था परिवार, तो माता पिता का व्यवहार, अनुशासन, शैली, प्रेम व सुरक्षा। परिवार व्यक्तित्व विकास का प्रथम विद्यालय माना जाता है। फिर शिक्षा की बात करें तो शिक्षक का प्रभाव, सहपाठियों का प्रभाव और सह शैक्षिक गतिविधियां विद्यालय सामाजिक गुणों का विकास करता है। फिर आपको सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा की, जिसके अंदर परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म, सामाजिक मान्यताएं, ये सब आपको देखने को मिलती है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक संसाधन अवसर प्रदान करते हैं जिससे आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व का विकास होता है, जिसके अंदर बुद्धि एवं भावनात्मक संतुलन, उच्च बुद्धि, सकारात्मक सोच, भावनात्मक नियंत्रण से असंतुलित व्यक्तित्व बनता है। फिर आपको अनुभव एवं अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व मापन की विधियां तो दो होती है। पहली होती है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव विधियां, दूसरी होती है प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव विधियां। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियां कौन होती है? इसमें निश्चित प्रश्न उत्तर एवं अंकन पद्धति होती है, जिसके अंदर परिणाम अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। मुख्य उदाहरण की बात करें तो व्यक्तित्व प्रश्नावली, जैसे हैंस द्वारा विकसित हैंडसिक पर्सनालिटी इनवेज बहुविकल्पीय प्रश्न, हाँ या ना के प्रश्न दो होते हैं, वो होते हैं इसके अंदर। दूसरा होता है रेटिंग स्केल, शिक्षक या अभिभावक द्वारा व्यवहार का मूल्यांकन करना। तीसरा होती है चेकलिस्ट जो कि विशिष्ट गुणों की सूची बनाकर परीक्षण करती है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो समय की बचत होती है, अंकन सरल होता है, विश्वसनीय अधिक मानी जाती है। अगर सीमाओं की बात करें तो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, गहराई से जानकारी नहीं मिलती। और प्रक्षेपी विधियों की अगर बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आती है रोड स्याही धब्बा परीक्षण। कौन सी आती है? रोड स्याही धब्बा परीक्षण, जो कि रिसोर्स ने द्वारा विकसित की गई स्याही के धब्बों को देखकर व्यक्ति अपनी व्याख्या करता है। दूसरा था टीएटी जो कि थमेटिक अप्रेक्शन टेस्ट, जो कि हेनरी मुरी द्वारा विकसित किया गया, चित्र देखकर कहानी बनानी होती है। तीसरे आते हैं सीएटी चिल्ड्रन अप्रेक्शन टेस्ट, जो कि बच्चों के लिए विशेष चित्र परीक्षण होता है। इसके अंदर गहन विश्लेषण होता है, अवचेतन भावनाओं की जानकारी होती है। सीमाओं की बात करें तो परिणामों की व्याख्या कठिन एवं अधिक समय लगता है, विश्वसनीय कम मानी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए वस्तुनिष्ठ एवं प्रक्षेपी विधियों की तुलना की बात करें तो एक प्रकार प्रश्न होते हैं तो वस्तुनिष्ठ में निश्चित होते हैं, जबकि प्रक्षेप में अस्पष्ट होते हैं। उत्तर की बात करें तो वस्तुनिष्ठ में लिमिट होते हैं, जबकि प्रक्षेपी में स्वतंत्र होते हैं। अंकन सरल एवं इसमें जटिल होते हैं। ठीक है, फिर आपको विश्वसनीयता इसमें अधिक होती है, कम होती है, ये सब आप सारणी को अच्छे से याद कर लेना, रीड कर लेना, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर हम सीधा बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा आपका लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और भी आपके लिए पूरा याद करने वाला प्रश्न है, क्योंकि हर एक आपके टॉपिक से पूरा प्रश्न बड़ा वाला बना रहे। बाद में आपको लघुतरात्मक और छोटे वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि बुद्धि का अर्थ स्पष्ट करो, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डन आदि की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तथा सीखने में बुद्धि की भूमिका विस्तार से समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो बुद्धि का अर्थ देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है ना,
तो सबसे पहले आप शेयर कर दो, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से यह तैयार किया है पूरा, और कंटेंट बिल्कुल हमारे द्वारा बेस्ट से बेस्ट तैयार किया गया। अगर आप ये पीडीएफ पढ़ लेते हो और आप क्लास को देख लेते हो ना, आपके बीएड के अंदर अच्छे से अच्छे आपके नंबर मिलेंगे और आपको लिखने का तरीका भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो अगर बात करते हैं बुद्धि के अर्थ की, तो बुद्धि मनुष्य की वे मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा वे नई परिस्थितियों में समायोजन करता है, समस्याओं का तार्किक समाधान करता है, अनुभवों से सीखता है और अमूर्त विचार कर सकता है। निर्णय लेने और विवेकपूर्ण आचरण करने में सक्षम भी बुद्धि के द्वारा होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ्रेड बिनेट की। तो बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति सही निर्णय करता है और परिस्थितियों में उचित व्यवहार करता है। तो लेविस टर्मन ने क्या कहा है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है, जबकि विलियम ने क्या कहा है कि बुद्धि नई परिस्थितियों में सफल समायोजन की शक्ति है। निष्कर्ष बात करें तो बुद्धि केवल ज्ञान का भंडार नहीं है, बल्कि सीखने, समझने, तर्क करने और समस्या समाधान की समग्र मानसिक क्षमता होती है। फिर बात करते हैं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत की। तो सबसे पहला आता है स्पीयरमैन का द्विघटक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। कौन सी है? तो प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स स्पीयरमैन। मुख्य बिंदु इसका आता है बुद्धि दो घटकों से मिलकर बनती है। बुद्धि कितने घटकों से मिलकर बनती है? बुद्धि दो घटकों से मिलकर बनती है। जी जनरल फैक्टर, सामान्य बुद्धि जो सभी कार्यों में समान रूप से प्रयुक्त होती है। एस फैक्टर से स्पेसिफिक विशिष्ट बुद्धि जो कि विशिष्ट स्पेशल भी बोल सकते हैं इसको। तो विशिष्ट बुद्धि जो किसी विशेष कार्य से संबंधित होती है। फिर दूसरा आता है प्रत्येक मानसिक कार्य में जी प्लस एस दोनों का योगदान होता है। यदि यानी जनरल और स्पेशलिस्ट, यदि किसी छात्र का जी फैक्टर अधिक है तो वह लगभग सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन करेगा। विशेषताओं की बात करें तो सरल और स्पष्ट सिद्धांत है ये, और सामान्य बुद्धि की अवधारणा को महत्व देता है। अगर इसके सीमाओं की बात करें तो बुद्धि की विविधता को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। सभी क्षमताओं को जी से जोड़ना अति सरलीकरण माना जाता है। थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत कौन सा है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो प्रतिपादक है लॉइस लियोन थ्रस्टन। तो थ्रस्टन ने स्पीयरमैन के जी फैक्टर का विरोध किया। मुख्य बिंदु है उसका, उन्होंने बुद्धि को 7 प्रमुख मानसिक योग्यताओं में बांटा था। विद्यार्थियों कितने में? 7 प्रमुख मानसिक योग्यताओं में बांटा। वर्बल और शाब्दिक समझ, शब्द प्रवाह, संख्या योग्यता, स्थानिक योग्यता, स्मृति, ग्रहण गति, ये सब आपको तर्क शक्ति भी देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर अगर इसके विशेषताओं की बात करें तो बुद्धि को बहुआयामी रूप में प्रस्तुत किया और छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व भी बताया गया। फिर इसके सीमाओं की बात करें तो बाद में शोधों में पाया गया कि इन दोनों योग्यताओं में एक सामान्य तत्व है, जी मौजूद है। फिर आता है गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। प्रतिपादक कौन है? हावर्ड गार्डनर। गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रमुख बिंदु कौन सा है? तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार की होती है, जैसे भाषिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो ध्यान रख लेना, बुद्धि ने गार्डनर ने कितने प्रकार बताए बुद्धि के? तो 8 प्रकार बताए। कौन कौन से? पहला भाषिक बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथा शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवा संगीतात्मक बुद्धि, छठा पारस्परिक बुद्धि, सातवां आत्मपरक बुद्धि और आठवां आता है प्राकृतिक बुद्धि। ध्यान करके जाना, ये किसने बताए? हावर्ड गार्डनर ने बताए। इसके विशेषताओं की बात करें तो शिक्षा में क्रांतिकारी प्रभाव लाना, हर बच्चे को प्रभावशाली बनाने का दृष्टिकोण करना, रटने की बजाय विविध गतिविधियों पर जोर देना, ये सब इसकी विशेषताएं देखी जाती है। तो फिर तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो एक तरफ आधार है स्पीयरमैन, थ्रस्टन, गार्डनर। तो बुद्धि की प्रकृति स्पीयरमैन बताई एक सामान्य और विशिष्ट, जबकि थ्रस्टन ने कई प्राथमिक योग्यताएं बताई और गार्डनर ने अनेक स्वतंत्र बुद्धियां बताई। मुख्य अवधारणा तो जी फैक्टर है, इसका 7 मानसिक योग्यताएं और इसकी 8 प्रकार की बुद्धि है। जबकि दृष्टिकोण की बात करें तो एक तरफ एकात्म, बहुआयामी, ये सब आपको एक प्रकार से देख लेना है, जिसने पढ़ा है उसको ध्यान से याद हो गया होगा। फिर आते हैं सीखने में बुद्धि की भूमिका क्या है। तो बुद्धि सीखने की योग प्रक्रिया का मूल आधार है। इसकी भूमिका निम्न प्रकार समझी जा सकती है। पहला आता है समस्या समाधान में सहायक, यानी बुद्धि उच्च बुद्धि वाला छात्र कठिन प्रश्नों का समाधान जल्दी कर सकता है। समझने की क्षमता, बुद्धिमान छात्र विषय वस्तु को गहराई से समझता है, केवल रटता नहीं है। जैसे ये मनोवैज्ञानिक जो सब्जेक्ट है ना, ये आपके लिए बिल्कुल समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप मेरी एक एक लाइन को आप अच्छे से पकड़ रहे हैं ना, तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। स्मृति और तर्क, याद करने की क्षमता, तो बुद्धि स्मृति, विश्लेषण और तार्किक सोच को विकसित करता है। अनुकूलन, एडजस्टमेंट, तो नई परिस्थितियों में जल्दी ढल जाना बुद्धि का संकेत है। रचनात्मकता, तो विशेषकर गार्डनर के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धियां रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाती है। शैक्षिक उपलब्धि की बात करें तो बुद्धि और शैक्षिक उपलब्धि में सकारात्मक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए बिंदु कौन सा है? नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता, हर छात्र की बुद्धि अलग होती है, इसलिए शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। शिक्षा में व्यवहारिक महत्व की बात करें तो IQ इंटेलिजेंस, तो IQ प्रशिक्षण द्वारा छात्र की क्षमता ज्ञात की जा सकती है। प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि छात्रों के लिए अलग शिक्षण व्यवस्था होती है।
बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार भाषिक छात्र के लिए वाद विवाद होता है, संगीतात्मक छात्र के लिए संगीत होता है और गतिक छात्र के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा होती है। शिक्षक को बालक की बुद्धि स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। नेक्स्ट आपके निष्कर्ष यही है कि बुद्धि मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण मानसिक शक्ति है। स्पिरिमैन ने सामान्य बुद्धि पर बल दिया, थ्रस्टर ने विभिन्न मानसिक योग्यताओं को महत्व दिया, जबकि गार्डनर ने शिक्षा को बालक केंद्रित और बहुआयामी बनाया था। आज की शिक्षा प्रणाली में गार्डनर का सिद्धांत प्रभावी माना जाता है क्योंकि ये प्रत्येक बालक की विशिष्ट क्षमता को स्वीकार करता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए कि सृजनात्मकता का अर्थ प्रक्रियाओं विकास के उपायों की व्याख्या कीजिए और सृजनात्मकता के मानव मापन की विधियों का वर्णन करो। तो सृजनात्मकता क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होता है, तो उसके अर्थ की बात करें तो सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी से बना है, जिसका अर्थ होता है नवीन, मौलिक एवं उपयोगी विचारों या वस्तु का निर्माण करने की क्षमता। ये केवल कला या साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान, शिक्षा, प्रशासन, सामाजिक जीवन आदि सभी क्षेत्रों में आवश्यक रूप से माना जाता है। तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक वह जिसका नाम है जेफी गुइलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न संरचनाओं में से नए एवं उपयुक्त विचार उत्पन्न करता है। इसी प्रकार ईपी टॉरेंस ने सृजनात्मकता को समस्याओं के प्रति संवेदनशील विचारों की प्रवाहशीलता, लचीलापन एवं मौलिकता से जोड़ा है। अगर इसके प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन, विस्तार, समस्या समाधान की क्षमता, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। अतः सृजनात्मकता केवल वस्तु बनाना नहीं बल्कि समस्याओं का नवीन समाधान प्रस्तुत करना है। सृजनात्मकता की प्रक्रिया, तो सृजनात्मकता प्रक्रिया सामान्य 4 चरणों में विकसित होती है। अतः इस सिद्धांत को ग्रैहम वेल्स ने स्पष्ट किया था। तो सबसे पहले आती है तैयारी, प्रिपरेशन। तो क्या होती है तैयारी, इस चरण में व्यक्ति समस्या को समझता है, जानकारी एकत्रित करता है और विचार करता है। दूसरा है परिपक्वता, तीसरा प्रकाशन, चौथा सत्यापन, जो कि सत्यापन के अंदर प्राप्त समाधान की जांच एवं प्रयोग किया जाता है और वह उपयुक्त है या नहीं इसको भी दर्शाता है। इस प्रक्रिया दर्शाती है कि सृजनात्मकता अचानक नहीं होती बल्कि मानसिक तैयारी और चिंतन का परिणाम मानी जाती है। फिर आता है सृजनात्मकता के विकास के उपाय। तो आपको कुछ उपाय देखने हैं, जिसमें पहला आता है स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना, दूसरा प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए तीसरा समस्या समाधान आधारित शिक्षण, चौथा त्रुटियों को स्वीकार करना, कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना, पुरस्कार एवं प्रशंसा, खुले प्रश्नों का प्रयोग करना जिसके अंदर ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर अनेक संभव माने जाते हैं, समूह कार्य एवं विचार मंथन भी किया जाता है जिसके अंदर ब्रेन स्ट्रोमिंग किया जाता है, इससे विविध दृष्टिकोण विकसित माने जाते हैं। फिर इसके कुछ मापन की विधियां जो कि ट्रेन टॉरेंस सृजनात्मक चिंतन शिक्षण होती है, जो कि इसके द्वारा विकसित है। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग यानी TTCT विश्व प्रसिद्ध प्रशिक्षण है। ये 2 प्रकार का होता है, पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है अमौखिक। इसमें प्रभावशीलता, मौलिकता, लचीलापन एवं विस्तार का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट आपके अगला पेज, आपके अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, समायोजन की अवधारणा स्पष्ट करो, समायोजन की उपलब्धि एवं प्रक्रिया के रूप में समझाइए। तो समायोजन क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है, मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका संबंध व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच संतुलन परिस्थापित करने से होता है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, भावनाओं और लक्ष्यों को सामाजिक, पारिवारिक तथा शैक्षिक परिस्थितियों के अनुरूप डालता है तो वह समायोजन करता है। शिक्षा शास्त्र और विशेषकर बीएड के अंदर क्या होता है, व्यक्तित्व विकास, मानसिक स्वास्थ्य तथा शिक्षण प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से जुड़ा जाता है। बालक का विद्यालय, परिवार और समाज के साथ संतुलित संबंध स्थापित करना ही समायोजन का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। सबसे पहले आते हैं समायोजन की संकल्पना। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समायोजन शब्द का अर्थ होता है स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना। अंग्रेजी शब्द एडजस्टमेंट लैटिन शब्द एड प्लस जस्टेर से बना है जिसका अर्थ होता है उचित बनाना। क्या बनाना, उचित बनाना। नेक्स्ट आपके लिए मनोवैज्ञानिक अर्थ की बात करें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं तनाव में कमी लाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। विद्वानों के मत है HA इंग्लिश के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी आवश्यकताओं और पर्यावरण की मांगों के बीच संतुलन स्थापित करता है। LS स्पेक्टर के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए परिस्थितियों का समायोजन स्थापित करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समायोजन व्यक्ति और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का परिणाम माना जाता है। समायोजन की आवश्यकता की बात करें तो मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, शैक्षिक सफलता के लिए और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट आपके लिए क्या है, समायोजन में उपलब्धि के रूप में समझना। तो समायोजन के 2 रूपों में समझा जाता है, पहला होता है उपलब्धि, दूसरा है प्रक्रिया, प्रोसेस।
तो समायोजन एक उपलब्धि के रूप में कैसे, तो जब व्यक्ति सफलतापूर्वक अपनी आवश्यकताओं और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है तो उसे समायोजन की उपलब्धि कहा जाता है और ये परिणाम एक माना जाता है। विशेषताओं की बात करें तो संतोष एवं संतुलन की स्थिति आना, मानसिक शांति आना, सामाजिक स्वीकृति, व्यवहार में स्थिरता, लक्ष्य प्राप्ति। उदाहरण, यदि कोई छात्र नए विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद मित्र बना लेता है तो पढ़ाई में रुचि लेने लगता है और शिक्षकों के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर लेता है तो ये उसका सफल समायोजन उपलब्धि माना जाता है। फिर समायोजन के आयाम कौन से होते हैं, तो व्यक्तिगत समायोजन, आत्मसंतोष, सामाजिक समायोजन, समूह में स्वीकारता, शैक्षिक समायोजन जो कि भावनाओं में, शैक्षिक अध्ययन में लक्ष्य सफलता, भावनात्मक समायोजन जो कि भावनाओं पर नियंत्रण माना जाता है। फिर समायोजन की प्रक्रिया को समझना प्रोसेस के रूप में, तो समायोजन केवल एक परिणाम नहीं है बल्कि वे सतत चलने वाली प्रक्रिया। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है इसलिए व्यक्ति को निरंतर स्वयं को बदलना पड़ता है। समायोजन एक प्रक्रिया के रूप में जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवहार में परिवर्तन करता है तो वह समायोजन की प्रक्रिया से गुजरता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आपके लिए समायोजन की प्रक्रिया में प्रयुक्त तंत्र कौन से होते हैं, तो आपको 4 नाम याद करने हैं। रक्षा तंत्र होते हैं जो कि पहला होता है दमन, दूसरा प्रक्षेपण, तीसरा युक्तिकरण, चौथा होता है प्रतिगमन। तो इन तंत्रों की व्याख्या मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक किसने की है, सिगमंड फ्राइड ने की है और ये तंत्र अस्थायी समायोजन प्रदान करते हैं। फिर आता है समायोजन के प्रकार, तो पहला आता है शारीरिक समायोजन, दूसरा मानसिक समायोजन, तीसरा सामाजिक समायोजन, चौथा शैक्षिक समायोजन, पांच होता है व्यवसायिक समायोजन। तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए इन सभी प्रकारों में संतुलन आवश्यक माना जाता है। निष्कर्ष की बात करें तो समायोजन मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग होता है और ये केवल एक अंतिम अवस्था नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और वातावरण के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है तो वह समायोजन की उपलब्धि होती है और जब इस संतुलन को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करता है तो वह समायोजन की भूमिका निभाता है। फिर आपके प्रश्न संख्या 8, निराशा एवं संघर्ष क्या है, इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा कुप्रबंधन के प्रभाव को कम करने में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट करो। यानी निराशा और संघर्ष क्या होता है और इसके कारणों का विश्लेषण अपने को करना है। मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको भी पता है कि कम समय में अपने को सिलेबस पूरा कवर करना है, इसलिए बोलता हूं कि पीडीएफ लीजिए अच्छे से। आप 30-40 रुपए को मत देखिए, आपके लिए कंटेंट कितना अच्छा तैयार किया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हो ना, आपके बीड में अच्छे परसेंट नहीं बनेंगे बल्कि आपके लिए आगे काम भी आने वाले हैं। तो इसलिए बोलता हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए या जो नंबर दे रखे ना वहां से आप मैसेज कीजिए, आपको इस प्राइस के अंदर अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगी। चारों सब्जेक्ट की भी पीडीएफ मिल जाती है, बस आपको ये लेनी तो ले सकते हो। तो मानव जीवन में अनेक इच्छाएं, आवश्यकताएं और लक्ष्य होते हैं। जब इसकी पूर्ति में बाधा आती है तो व्यक्ति के भीतर तनाव उत्पन्न होता है। यही स्थिति निराशा और संघर्ष का कारण बनती है। शिक्षा के क्षेत्र में इन दोनों का गहरा प्रभाव विद्यार्थी के व्यक्तित्व, व्यवहार और समायोजन पर पड़ता है। यदि इसका उचित समाधान नहीं हो तो कुप्रबंधन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं निराशा का अर्थ क्या होता है। तो निराशा वे मानसिक अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति की इच्छा, आवश्यकता या लक्ष्य की पूर्ति में अवरोध आ जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहता है परंतु असफल होता है तो उसके मन में हताशा, क्रोध या तनाव उत्पन्न हो सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निराशा लक्ष्य प्राप्ति में बाधा के कारण उत्पन्न मानसिक तनाव माना जाता है। तो निराशा के कारण कौन से होते हैं, पहला आता है बाह्य बाधाएं जो कि आर्थिक कठिनाई होती है, पारिवारिक समस्या होती है, संसाधनों की कमी होती है, शारीरिक अक्षमता होती है। अगर आंतरिक बाधाओं की बात करें तो आत्मविश्वास की कमी है, हीन भावनाएं, अत्यधिक अपेक्षाएं, व्यक्तित्व दोष है, ये सब अपने को देखने को मिलता है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, विद्यालय में अधिक तुलना होना, अभिभावकों की ऊंची अपेक्षा होना, असफलता का अनुभव भी देखता है जैसे कि बार बार असफल होना, प्रशंसा का अभाव होना, दंडात्मक वातावरण जो कि कठोर अनुशासन, शिक्षक या अभिभावक का नकारात्मक व्यवहार, ये सब भी इसको प्रभावित कर सकता है। अगर बात करें संघर्ष के अर्थ की तो संघर्ष वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को दो या दो से अधिक विपरीत इच्छाओं, उद्देश्यों या विकल्पों से किसी एक का चयन करना होता है, वही होता है संघर्ष। तो अगर बात करें संघर्ष के प्रकार की तो संघर्ष के प्रकार होते हैं, पहला होता है आकर्षण आकर्षण संघर्ष। तो अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, तो जब दो अच्छे विकल्प में से एक चुनना होता है तो वो होता है आकर्षण। दूसरा परिहार परिहार संघर्ष, जब दो अप्रिय विकल्प में से एक चुनना पड़े। तीसरा आकर्षण परिहार संघर्ष, जब एक ही अच्छे में, एक ही लक्ष्य में अच्छाई और बुराई दोनों में से होती है। संघर्ष के कारण की बात करें तो पहली है विपरीत इच्छाएं, मूल्यों का टकराव, पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव, व्यक्तित्व में असंतुलन, निर्णय क्षमता की कमी होना, ये सब देखने को मिलता है। फिर तीसरा पॉइंट है कुप्रबंधन का अर्थ क्या होता है, जब व्यक्ति अपने वातावरण के साथ उचित समायोजन नहीं कर पाता तो उसे कुप्रबंधन या असमायोजन कहा जाता है, यानी एडजस्टमेंट नहीं कर पाता तो वो होता है कुप्रबंधन। कुप्रबंधन के लक्षण होते हैं जैसे कि एक तो होता है पहला चिड़चिड़ापन, आक्रामक व्यवहार, सामाजिक अलगाव, अध्ययन में अरुचि, ये सब आती इसके अंदर देखने को मिलती है। अनुशासनहीनता भी आती है। तो
निराशा और संघर्ष की निरंतर स्थिति से विद्यार्थी में असमायोजन उत्पन्न होता है। फिर चौथा पॉइंट है कुप्रबंधन को कम करने में शिक्षक की भूमिका। तो विद्यालय विद्यार्थी के व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख केंद्र है, इसलिए शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, यानी शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इससे विद्यार्थी अपने मन की बात खुलकर कह सकता है। दूसरा पॉइंट है सकारात्मक वातावरण का निर्माण होना, जिसके अंदर प्रोत्साहन देना, प्रशंसा करना, सहयोगात्मक शिक्षण अपनाना। परामर्श की बात करें, काउंसलिंग की बात करें, तो शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। व्यक्तिगत समस्याओं को सुनना चाहिए, उचित सलाह देना चाहिए, आवश्यक हो तो अभिभावकों से संपर्क भी करना चाहिए। चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना। तो प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता, रुचि और गति अलग अलग होती है, जैसे कि समान अवसर प्रदान करना, तुलना से बचना, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण करना। विद्यार्थियों को अपनी उनकी क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा भी देनी चाहिए, यानी नैतिक शिक्षा के मूल्यों के माध्यम से सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जा सकती है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, जिसके अंदर खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद आदि अधिक अच्छी गतिविधियां तनाव को कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। दंड के स्थान पर परामर्श करना, यानी कठोर दंड से निराशा बढ़ती है। शिक्षक को सुधारात्मक उपाय अपनाने चाहिए। आत्मविश्वास का विकास होना, यानी छोटे छोटे कार्यों में सफलता का अवसर देकर आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, यानी विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन, भावनात्मक नियंत्रण और सकारात्मक सोच की शिक्षा देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रश्न संख्या 9, समायोजन युक्तियों का वर्णन उदाहरण से दीजिए। तो मानव जीवन में क्या होता है, युक्ति व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं, तनावों, असफलताओं और आंतरिक द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक उपायों का प्रयोग करता है, जिन्हें समायोजन युक्तियां या रक्षा तंत्र कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को चिंता, अपराध बोध, हिंसा एवं मानसिक तनाव से बचाना होता है। ये सब क्वेश्चन आप पीडीएफ से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि समायोजन की युक्तियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कहां से क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो या बीएड के एग्जाम में। पहला होता है दमन, रिप्रेजेशन। तो अप्रिय या दुखद अनुभवों को अवचेतन में दबा लेना दमन कहलाता है। उदाहरण के रूप में बचपन की किसी दुर्घटना की घटना को व्यक्ति याद नहीं रखना चाहता, इसलिए वह उसे भूल जाता है। दूसरा होता है प्रक्षेपण। यहां से क्वेश्चन 100 में से 100% आएगा। प्रक्षेपण क्या होता है, तो अपनी गलतियों या कमजोरियों को दूसरों पर थोप देना। उदाहरण के रूप में जो छात्र स्वयं पढ़ाई नहीं करता, वह कहता है कि अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते, उसने क्या किया, अध्यापक पर थोप दिया। तीसरा होता है युक्तिकरण। क्या होता है, तो युक्तिकरण अपनी असफलता या गलती के लिए एक तर्क संगत बहाना बनाना। उदाहरण के रूप में परीक्षा में फेल होने पर छात्र कहे पेपर बहुत कठिन था इसलिए पास नहीं हो पाया, ये क्या है, युक्तिकरण है। चौथा है प्रतिगमन। तनाव की स्थिति में बचकाना व्यवहार करने वाला। उदाहरण के रूप में बड़ा बच्चा छोटे भाई के जन्म के बाद फिर से रो रो कर ध्यान आकर्षित करने लगता है। चौथा पांचवा पॉइंट है प्रतिक्रिया निर्माण करना। तो रिएक्शन फॉर इंफॉर्मेशन क्या आता है, तो वास्तविक भावना के विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करना। उदाहरण जैसे किसी से ईर्ष्या हो, वह अत्यधिक प्रेम दिखाए। चौथा छठा पॉइंट होता है उदात्तीकरण। ये भी सब्लिमेशन, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अस्वीकार्य इच्छाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य कार्यों में बदल लेना। उदाहरण के रूप में आक्रामक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति खिलाड़ी बन जाए और खेल में ऊर्जा लगाए। सातवां है विस्थापन। तो डिस्प्लेमेंट, क्रोध या भावना को वास्तविक व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य पर प्रकट करना। यानी अगर आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को तो कुछ कह नहीं सकते, या आपसे बड़ा है, जैसे कि किसी पर आपके गुस्सा आ गया तो आप उसको कुछ नहीं कह पाते, क्या करते हैं आप, कोई छोटा बच्चा होता है या कोई आपका छोटा भाई, आप क्या करते हैं, उसके ऊपर विस्थापन कर देते हैं, यानी उसका गुस्सा आप उस पर थोप देते हैं। उदाहरण के रूप में कार्यालय में अगर आपने डांट खा ली किसी सर से या ऑफिस से, तो आप क्या करोगे, घर पे आके अपनी पत्नी पे गुस्सा निकालोगे या अपने बच्चों पे गुस्सा निकालोगे। ये क्या होता है, विस्थापन होता है। छठा आठ पॉइंट है पहचान बढ़ना, आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी सफल या शक्तिशाली व्यक्ति से स्वयं को जोड़कर संतोष प्राप्त करना। उदाहरण के रूप में छात्र अपने प्रिय शिक्षक या नेता जैसा बनने का प्रयास करना लगता है, आइडेंटिटी बनाना चाहता है। नवा पॉइंट है प्रतिपूर्ति। ये जो आपको पॉइंट बता रहा हूं ना, याद करके जाना, अच्छे समझ के जाना और ये आपको लिख कर आना है। प्रतिपूर्ति, अपनी कमी को किसी अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पूरा करना। उदाहरण के रूप में शारीरिक रूप से कमजोर छात्र पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने लगता है। अस्वीकार की बात करें तो सत्य को स्वीकार न करना और वास्तविकता में इंकार करना। उदाहरण के रूप में गंभीर बीमारी होने पर अच्छे व्यक्ति कहे कि मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में समायोजन युक्तियों का महत्व है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए समायोजन और नकारात्मक भी आपको देखने लेना है, ठीक है। समायोजन युक्तियों के लाभ कौन से हैं, तो मानसिक संतुलन बनाए रखती है, चिंता और तनाव को कम करती है, आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। हानियों की बात करें तो वास्तविक समस्या का समाधान नहीं करती और अधिक प्रयोग से व्यक्तित्व में विकृति आ जाती है, सामाजिक संबंधों में दूरी बढ़ सकती है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगला क्वेश्चन कौन सा है,
व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ, कारण, अर्थ स्थिर स्पष्ट करना। ये क्वेश्चन तो अपने को देखना है पूरा, क्योंकि पेपर में छप चुका है ये प्रश्न, आपके लिए आने वाला क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। तो विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, अगर आप इस क्लास को देख रहे हो और आपके कंजूस आ रहा है कि आप लाइक नहीं कर सकते सर, हम लाइक नहीं कर सकते सर, आपकी क्लास मुझे अच्छी नहीं लगी है, तो आप बता देना, कमेंट कर देना कि सर मैं तो लाइक नहीं करूंगा सर, मैंने तो क्लास देख ली है, बस आपके लाइक मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये बोल देना। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये एक लाइक से आपके सर को सपोर्ट हो जाएगा, तो आप थोड़ा लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लासेज मिलती रहे और ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे ना, तभी आपके लिए क्लासेज आती रहेगी, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है और आपको अच्छे से पढ़कर भी जाना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है, किंतु प्रत्येक बालक अपनी बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व क्षमता, अभिरुचि, सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यवहार में अन्य बालकों से भिन्न होता है। इसी भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता का कहा जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान की ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया तभी प्रभावी होता है जब शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझकर उसके अनुरूप शिक्षण प्रदान करते हैं। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ क्या होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय उन अंतरों से हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाते हैं, और ये अंतर शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, नैतिक, भाषाई आदि मनाए जा सकते हैं। प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं वे होती है जो व्यक्तियों में उनकी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के कारण पाई जाती है, जबकि गैरेट की बात करें तो दो व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताओं का व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। अर्थात कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं होते, जुड़वा बच्चों में भी पूर्ण समानता नहीं पाई जाती। फिर आपके लिए नेक्स्ट कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार कौन से, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं अनेक रूपों में प्रकट होती है। प्रमुख विचार निम्नलिखित है। पहला आता है शारीरिक विभिन्नताएं, जिसके अंदर ऊंचाई, वजन, रंग, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति, इंद्रियों की तीक्ष्णता आदि इसमें शामिल होती है। बौद्धिक विभिन्नताएं, जिसके अंदर बुद्धि स्तर, समस्या समाधान क्षमता, तार्किक शक्ति, स्मरण शक्ति आदि सब इसके अंदर शामिल होते हैं। संवेगात्मक भिन्नताएं, कुछ बालक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, कुछ साहसी, कुछ क्रोधी, तो कुछ शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं। सामाजिक विभिन्नताओं की बात करें तो सामाजिक व्यवहार, नेतृत्व क्षमता, सहयोग भावना, समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति आदि सब इसके अंदर शामिल होती है। अभिरुचि एवं विभिन्नता क्या होती है, यानी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड क्या होता है, तो किसी बालक की रुचि संगीत से हो सकती है, तो किसी की गणित या खेल में भी हो सकती है। व्यक्तिगत संबंधी भिन्नताएं कौन सी होती है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होती है, जो कि दो प्रकार की मानी जाती है। सृजनात्मक भिन्नताओं की बात करें तो इसके अंदर कुछ विद्यार्थी अत्यंत रचनात्मक होते हैं, जबकि कुछ अनुकरणात्मक माने जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण एक होता है वंशानुक्रम और एक होता है पर्यावरण। एक वंशानुक्रम और एक पर्यावरण। वंशानुक्रम कौन सा होता है, कैसे होता है, तो वंशानुक्रम से अभिप्राय उन गुणों से है जो माता पिता या संतान से प्राप्त होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और शारीरिक बनावट, त्वचा का रंग, बुद्धि की आधारभूत क्षमता, स्वभाव आदि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे, तो बुद्धि स्तर, शारीरिक संरचना, मानसिक क्षमता, कुछ हद तक व्यक्तित्व है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति, मित्र समूह, आर्थिक स्थिति आदि शामिल होते हैं। इसके अंदर घटक होते हैं माता पिता का व्यवहार होना, शिक्षा स्तर होना, और विद्यालय स्तर की बात करें तो शिक्षक का दृष्टिकोण, शिक्षण विधियां, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक स्थिति, ये सब आपको देखने को मिलता है। तीसरा था लिंग, लड़का और लड़कियों में रुचि, व्यवहार, भावनात्मक प्रतिक्रिया में अंतर पाया जाता है। आयु की बात करें तो आयु के साथ साथ मानसिक एवं शारीरिक विकास में परिवर्तन होता है। छठा 5 पॉइंट है स्वास्थ्य एवं पोषण, यानी कुपोषण और अस्वस्थता से बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। छठा पॉइंट अभ्यास एवं प्रशिक्षण, लगातार अभ्यास करना। और चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक सभी विद्यार्थियों को समान मानकर शिक्षा देता है तो वह प्रभावी शिक्षण नहीं करता। पाठ्यक्रम निर्माण में तो पाठ्यक्रम निर्माण एवं लचीलापन होना चाहिए ताकि सभी प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला प्रश्न आपके लिए कि प्रतिभाशाली, गिफ्टेड, अपराध प्रवृत्ति वाले एवं सामाजिक रूप से वंचित बालकों की विशेषताएं उसके शैक्षिक प्रबंधन का वर्णन करो। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद करके जाना। तो विद्यालय में सभी बालक समान नहीं होते, उनकी बुद्धि, व्यक्तित्व, आर्थिक क्षमता, स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं व्यवहार में व्यापक विविधता पाई जाती है। कुछ बालक अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ सृजनशील होते हैं जिन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता है। कुछ क्या होते हैं, कुछ बालकों में अनुशासनहीनता, नियम उल्लंघन और असामाजिक व्यवहार की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है जिन्हें अपराध प्रवृत्ति वाले कहा जाता है। जबकि कुछ बालक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या शैक्षिक अवसरों की कमी के कारण सामाजिक रूप से वंचित रह जाते हैं। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह तीनों प्रकार के बालकों को विशेषताओं को समझे और उनके अनुरूप शैक्षिक प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे
प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं? अगर उसके अर्थ की बात करें तो प्रतिभाशाली वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि सामान्य बालकों से काफी अच्छी होती है, अधिक होती है, जो किसी एक या अधिक क्षेत्रों जैसे बौद्धिक, सृजनात्मक, कलात्मक एवं नेतृत्व क्षमता में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करता है। तो इसके विशेषताओं की बात करें तो एक तो क्या होती है, उच्च उपलब्धि होती है, यानी आईक्यू क्या होती है, उच्च होती है, ज्यादा होती है, सामान्यतः 130 या उससे अधिक होती है। तीव्र सीखने की क्षमता होती है, यानी कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गहरी जिज्ञासा, क्यों और कैसे प्रश्न ज्यादा पूछते हैं ये। उच्च एकाग्रता होता है, रुचिकर कार्य में लंबे समय तक लगे रहते हैं। सृजनात्मक होते हैं, मौलिक विचार होते हैं, नए समाधान प्रस्तुत करते हैं, स्वतंत्र चिंतन होते हैं, नेतृत्व क्षमता यानी समूह में रहना पसंद होता है, संवेदनशील भी माने जाते हैं। और एक तो क्या होता है, विस्तृत संभार शब्द भंडार होगा, क्योंकि आईक्यू अगर उसकी 130 है तो ज्यादा ही उसका भाषा पर अच्छा नियंत्रण होगा। फिर बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों के कुछ शैक्षिक प्रबंधन, जिसके अंदर त्वरण होता है, यानी कक्षा उन्नति, विशेष विषय विशेष में उच्च कक्षा की पढ़ाई होना, समृद्धि कार्यक्रम, अचीवमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि पुस्तकें, परियोजनाएं, शोध कार्य, विज्ञान प्रदर्शनी, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। विशेष कक्षाएं होती है, प्रतिभाशाली बालकों के विशेष संस्थान होते हैं, व्यक्तिगत मार्गदर्शन होता है, परामर्श भी होता है, करियर मार्गदर्शन भी होता है, इंटरव्यू भी होते हैं, स्वतंत्र अध्ययन होता है, इंडिपेंडेंट स्टडी भी होती है, खुद के आधार पर भी पढ़ाई होती है, रचनात्मक गतिविधियां होती है जिसके अंदर कला, संगीत, नाटक, विज्ञान ये सब देखने को मिलते हैं। समस्या समाधान आधारित शिक्षण होता है, उच्च स्तरीय हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को बढ़ावा देते हैं, और भावनात्मक समर्थन जिसके अंदर सामाजिक सामाजिक समायोजन में सहायता भी प्राप्त की जाती है। अपराध प्रवृत्ति वाले अगर बालकों की बात करें, इसके अर्थ की बात करें तो अपराध प्रवृत्ति वाले बालक में ये होते हैं जो सामाजिक नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन करते हैं, अनुशासनहीन व्यवहार करते हैं और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न करते हैं। प्रमुख विशेषताएं इसके अंदर अनुशासनहीनता होती है, विद्यालय नियमों की अवहेलना करना, आक्रामकता, मारपीट, झगड़ा लड़ाई करना, झूठ बोलना, चोरी करना, विद्यालय में अनुपस्थित रहना, कभी स्कूल आना नहीं, और नकारात्मक साथियों का प्रभाव रहना, गलत मित्रों की सहायता में रहना, भावनात्मक अस्थिरता, अधिकार विरोधी होना, निराशा, कुंठा, रीसानी और पारिवारिक समस्याएं, टूटे परिवार, गरीबी, अपेक्षा, ये सब इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अपराध प्रवृत्ति के कारण क्या होते हैं, एक तो पारिवारिक विघटन होता है, यानी उसके अंदर फूट पड़ना, आर्थिक प्रभाव हो सकता है, अनुचित संगति हो सकती है, यानी गलत मित्र हो सकते हैं, भावनात्मक अपेक्षा भी की जाती है। फिर आपके लिए विद्यालय में असफलता है, मीडिया का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। फिर आपके लिए शैक्षिक प्रबंधन तो सहानुभूति दृष्टिकोण, व्यक्तिगत परामर्श, व्यवहार संशोधन तकनीक और व्यवसायिक शिक्षा इसके अंदर शामिल होती है। अभिभावक शिक्षक सहयोग है, विशेष विद्यालय, सुधार गृह, बाल गृह और मूल्य शिक्षा है। सामाजिक रूप से वंचित बालक कौन से होते हैं, तो उसके अगर अर्थ की बात करें तो सामाजिक रूप से वंचित वे बालक होते हैं जिन्हें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या शैक्षिक अवसर प्राप्त रूप से नहीं होते, उनका समुचित विकास बाधित होता है। जिसकी विशेषताएं गरीबी और संसाधनों की कमी है, कम शैक्षिक उपलब्धि, भाषाई बाधाएं, आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक संकोच, स्वास्थ्य समस्याएं, विद्यालय में कम भागीदारी और घर में शैक्षिक वातावरण का अभाव होना, प्रेरणा की कमी होनी, सांस्कृतिक पिछड़ापन होना। शैक्षिक प्रबंधन की बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा के अवसर होना, मध्याह्न भोजन योजना, पोषण एवं उपलब्धि में वृद्धि होना, छात्रों एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये सब इसके अंदर भाषाई समर्थन भी कार्यक्रम शामिल होते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, अपवादात्मक बालकों के लिए उपचारात्मक उपाय एवं उपकृत शिक्षण सामग्री का विस्तार से वर्णन करो। तो हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है, किंतु सभी बालक समान नहीं होते। कुछ बालक औसत से अधिक होते हैं, कुछ कम बौद्धिक होते हैं, कुछ शारीरिक, सामाजिक या भावनात्मक विशेषताओं वाले होते हैं। ऐसे बालकों को अपवादात्मक बालक कहा जाता है। इसमें प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शारीरिक रूप से दिव्यांग, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अधिगम सक्षम या भावनात्मक रूप से असंतुलित बालक शामिल होते हैं। फिर विद्यार्थी इसके अंदर हम देखिए बात करें तो अपवाद बालकों के लिए उपचार सिस्टम क्या होता है, प्रारंभिक पहचान, निदान होते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण आईईपी होते हैं, विशिष्ट शिक्षण विद्या होती है जिसके अंदर मंदबुद्धि बालकों के लिए सरल कठोर पूर्णावतिपूर्ण शिक्षण, प्रतिभाशाली बालकों के लिए समर्थ कार्यक्रम, अधिगम अक्षम बालकों के लिए बहुकेंद्रीय शिक्षण विधि, ये सब शामिल होते हैं। और पुनरावृत्ति एवं अभ्यास होते हैं जिसके अंदर सकारात्मक प्रोत्साहन किया जाता है, परामर्श एवं मार्गदर्शन होता है, समावेशी शिक्षा होती है, समावेश शिक्षक होती है, यानी जहां शिक्षा संभव हो अपवाद बालकों को सामान्य शिक्षा में समायोजन किया जाना। इसमें सामाजिक समायोजन एवं आत्मनिर्भरता विकसित होती है। शिक्षक को सहानुभूति एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चिकित्सा एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान होती है। कुछ मामलों में भाषण और चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट या विशेष अभियोग की सहायता से कार्य होता है। अगर अपवाद बालकों की उपयुक्त शिक्षण विधि की बात करें तो दृश्य सामग्री हो गई, चार्ट, मॉडल, ग्राफ आदि का प्रयोग होता है। सर्वे सामग्री ऑडियो हो गए जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग,
पुस्तकें, माइक्रोफोन श्रवण बाधित या दृष्टि बाधित के लिए सहायक होती है। ब्रेल या सांकेतिक भाषा प्रयोग होती है, जिसके अंदर पुस्तकें श्रवण बाधित बालकों के लिए सांकेतिक रूप से होती है। गतिविधि आधारित, जिसके अंदर पजल, खेल, ब्लॉक, गणितीय उपकरण ये सब अपने को देखने को मिलते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित, जिसके अंदर कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्ट बोर्ड, वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर। और सरल और अनुकूलित की बात करें तो पाठ्य पुस्तक सरल भाषा में तैयार करना, बड़े अक्षरों का प्रयोग करना, छोटे छोटे पाठ होना, चित्रों सहित समझाना, ये सब इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए 13 नंबर की मानसिक स्वस्थता की अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहे हैं, बस आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो शिक्षा के क्षेत्र में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक माना जाता है। यदि बालक मानसिक स्वास्थ्य से रूप से स्वस्थ हैं तो वह सीखने, सामाजिक संबंध बनाने तथा जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक रोगों की रोकथाम के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। ये दैहिक मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है और शिक्षक के लिए इसका ज्ञान अनिवार्य माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन, तो मानसिक स्वस्थता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक क्लिफ्रेड बियर्स ने किया था। उन्होंने मानसिक रोगियों की स्थिति सुधारने और मानसिक रोगों की रोकथाम के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें मानसिक स्वस्थता की अवधारणा विकसित हुई। अर्थ मानसिक स्वस्थता से आशय उन सिद्धांतों और उपायों से जिनके द्वारा व्यक्ति व मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है, मानसिक विकारों की रोकथाम की जाती है तथा व्यक्तित्व के संतुलित विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। तो परिभाषा हमने देख ली कि मानसिक स्वस्थता वह होती है जो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं संवर्धन करता है। ये मानसिक रोगों की रोकथाम एवं एक भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उत्तर आपके लिए पूरा है। मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं: रोगात्मक प्रवृत्ति, विकासात्मक दृष्टिकोण, समायोजन प्रबल, वैज्ञानिक आधार, सर्वांगीण दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच पर विकास होना और परामर्श एवं मार्गदर्शन संबंध। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक एक तो जैविक होते हैं, वंशानुगत कारक होते हैं। इसके अंदर वंशानुक्रम हो गए, माता पिता वाले गुण, शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, मनुष्य मस्तिष्क की संरचना हो गई और पारिवारिक कारक हो गए, परिवार, वातावरण, पालन पोषण की शैली, आर्थिक गति, विद्यालय कारक हो गए जिसमें शिक्षक का व्यवहार हो गया, शैक्षिक दबाव हो गया, सहपाठी समूह हो गया और सामाजिक सांस्कृतिक कार्य में मान्यताएं, अपेक्षाएं, सांस्कृतिक मूल्य, मीडिया, तकनीक, भावनात्मक में अंदर आत्म सम्मान, निराशा, संघर्ष, ये सब आपको देखने को मिलेगा और आप इसको अच्छे से अगर पढ़ेंगे ना तो आपके लिए 100% उपयोगी भी शामिल होने वाली है। पर्यावरणीय कारक, भौतिक वातावरणीय, प्राकृतिक, शिक्षक की भूमिका है तो कक्षा में प्रेम पूर्ण वातावरण बनाए रखना, विद्यार्थियों को समस्याओं का सुनना और सकारात्मक प्रेरणा देना, ये सब इसके अंदर शामिल अच्छे से माना जाता है। नेक्स्ट, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के विकास की विधियां बताइए। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार है तो सुझाव दीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी अगर आपको इसकी WHO के अनुसार अगर देख लेते थोड़ा कि मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वे एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है और जीवन की सामान्य तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सकता है, उत्पादक कार्य कर सकता है और समाज में योगदान दे सकता है। अब कुछ छोटे वाले क्वेश्चन है कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान वह ज्ञान है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक के व्यवहार, विकास एवं सीखने का अध्ययन करता है। वृद्धि और विकास में अंतर हमने वैसे देख लिया, आकार, वजन, परिवर्तन, जबकि विकास गुणात्मक और सर्वांगीण विकास है। विकास का एक सिद्धांत बताओ। तो विकास सिर से पांव की ओर क्रम होता है। बड़े वाले क्वेश्चन जिसको याद है, छोटे वाले आराम से कर सकते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है कि स्वयंगात्मक अस्थिरता, पहचान की खोज है। वंशानुक्रमगत माता पिता से संतानों के गुणों का जैविक संचरण होता है और पर्यावरण के दो घटक तो भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण माने जाते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का संगठित रूप है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की एक विशेषता, अकेले रहना पसंद करता है, कम बोलना है। व्यक्तित्व मापन की एक वस्तु विधि है। प्रक्षेपी परीक्षण का एक उदाहरण TAT है। और बुद्धि का अर्थ है तो समस्याओं का समाधान करना, समायोजन स्थिति की क्षमता को बनाना। स्पिरिट के जी सिद्धांत का अर्थ क्या है तो सामान्य बुद्धि है, जनरल इंटेलिजेंस है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने दिया। सृजनात्मकता की एक विशेषता मौलिकता है। सृजनात्मकता लो सोच का एक प्रमुख घटक प्रभावशीलता है। और समायोजन का अर्थ आपको बता दिया मैंने। निराशा क्या है तो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आने से उत्पन्न मानसिक तनाव निराशा होती है। संघर्ष के दो कारण, आकर्षण आकर्षक संघर्ष है। दमन आपको बता दिया, अप्रिय विचारों को अचेतन में दबा लेना। प्रक्षेपण अपने दोषों को दूसरों पर थोप देना। कुप्रबंधन पारिवारिक कलह होती है। और व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ व्यक्तियों के बीच गुण एवं क्षमताओं में अंतर, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। वह व्यक्तिगत भिन्नता एक कारण है। वंशानुक्रम में प्रतिभाशाली बालक की एक विशेषता होती है, उच्च बुद्धि, हाई IQ होती है। ठीक है, फिर विद्यार्थी देखो नेक्स्ट आपको लिए सारे जो क्वेश्चन है छोटे वाले, और उसके बाद मैंने आपको ये देखो ये भी बता रखे हैं लघु उत्तरार्ध क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि ऐसी PDF आप पर तक आज तक ना किसी ने बनाई है और ना कोई बना सकता है। बस मेरा यही प्रयास है कि जिस विद्यार्थी ने अगर इसको अच्छे से देख लिया,
रीड कर लिया, क्लास को देख लिया और साथ में अगर पीडीएफ लेकर आप अगर ले लेते हैं 30 से 40 रुपये, अगर आप ये देखते हैं कि सर 30-40 रुपये ज़्यादा है, तो जब किसी विद्यार्थी के बैक आती है या आप अगर कहीं और पैसा खर्च करते हैं, इससे अच्छा तो है कि आप इस कंटेंट को लेकर पढ़ें ताकि आपके 100% आपको हेल्प मिले। बस मेरा यही कहना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर विद्यार्थी तक क्लास पहुंच सके। आपके एक लाइक से, आपके एक सपोर्ट से, आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि कौन कौन विद्यार्थी कहाँ कहाँ से देखते हैं। आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि हम सर हम इस जगह से अपनी क्लास देख रहे हैं और आपकी क्लास से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। पेपर होने के बाद ये भी जरूर बताएं कि सर इस क्लास से हमें इतनी हेल्प मिली या नहीं मिली। अगर आपको मिली है तो भी बताएं, पॉजिटिव कमेंट करें, अगर नहीं मिली तो नेगेटिव पॉइंट करें ताकि हम और भी ज़्यादा बेस्ट प्रयास कर सकें। जैसे ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि 1 घंटे के अंदर पूरे नहीं पढ़ा सकता, आज कुछ तबीयत भी खराब है, बाकी मैं आपके लिए पूरा संघर्ष करते रहता हूं क्योंकि मेरा यही मानना है कि अगर आपके लिए इतना प्रयास करूंगा तो आप अगर अच्छे पढ़ के जाओगे तो आपके नंबर अच्छे बनेंगे। तो मैं श्याम सुंदर पंसारिया सिंधु आपके लिए यही प्रयास करूंगा कि आपका ये पेपर बेस्ट से बेस्ट हो और आपका रिजल्ट भी अच्छा रहे। और ये क्लास पूरे सभी विश्वविद्यालयों के लिए है, चाहे आप एमजीएसयू है, एमडीएसयू, जेएनयू या और भी देश की, भारत देश की कोई भी यूनिवर्सिटी है जिसके भी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग एप सब्जेक्ट लगता है, उन सब के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस क्लास को देखें, अच्छे से एंजॉयफुल रहे। नेक्स्ट क्लास आपके लिए जल्द अपलोड होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।